नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां अयोध्या में पूरे मामले को लेकर के जांच इस समय जारी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर बरसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर। उन्होंने कहा है कि अगर सबूत है तो एसआईटी को दे। ये बात सीधे तौर पर विपक्ष को एक मैसेज भी दिया गया। आखिर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ आरोप इस समय लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, दिखाएंगे आपको इस पूरी रिपोर्ट के जरिए। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है मुहर्रम को लेकर। जी हां, मुहर्रम का आज अवसर और इस पर अलर्ट पूरे देश भर में नजर आ रहा है। ऐसे में सुरक्षा सख्त है और कहां पर किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है वेनेजुएला से। जी हां, अब जिंदगी की जंग अभी भी जारी है। भूकंप के बाद में अब इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार, और इस बीच जो जिंदगियां नीचे मलबे में दबी हैं उनको तलाशने की कोशिश इस समय जारी है। दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीरें जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ। सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार जारी है और अभी तक सभी नामजद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसके बाद उनसे पूछताछ भी होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि इस पूरे मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में जहां एक तरफ ये जांच जारी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा ना लें, सबूत है तो एसआईटी को दें। अब इस पूरे मामले में जांच आखिर कहां तक पहुंची और क्या क्या बयान अभी तक दिए गए हैं, दिखाएंगे आपको। साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए क्या कुछ कहा है। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर होते हुए नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष नीरज सिंह और यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का भी बयान विपक्ष को लेकर सामने आया और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्परता के साथ और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इस प्रकरण को उजागर करने का काम किया है। एसआईटी गठित करके जितने भी आरोपित हैं उनकी पहचान कर ली गई है और कठोर से कठोर कार्रवाई कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने का काम उन्होंने किया है। योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। अब जहां एक तरफ एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता अजय राय और समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
सड़क उतरने का नतीजा है कि आज मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो भी नीचे के लोग हैं, जो भी इस तरह के जिनके ऊपर जो गोबर में पैसा छिपा के रखे थे, जो गाड़ी में छुपा के रखे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषणों की जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज होने के आदेश हो गए हैं। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि ये मामला बहुत गंभीर है और निष्पक्ष जांच पूरी हो। जो लोग दोषी और जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो दिनेश शर्मा ने खुद ये बात बोली कि इससे ज्यादा निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रामेंद्र, इस पूरे मामले की जांच की अगर हम बात करें तो जांच अब तक कहां पहुंची, क्योंकि 8 आरोपी जिनका नाम एफआईआर में है उन सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। देखिए कृतिका, 8 आरोपी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई एसआईटी में उनके खिलाफ सारे तथ्य आ चुके थे। हालांकि वो 170 लोगों के खिलाफ एसआईटी ने जांच की है, उनके इन्वॉल्वमेंट मिला है, लेकिन 8 लोग ऐसे थे जिनकी भूमिका प्रथम दृष्टया मानी गई कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। और ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सारे तथ्य सामने आते जाएंगे। देखिए पहली प्राथमिक सीढ़ी है जिसपे मुकदमा लिखा गया। पहले एसआईटी ने जांच की, एसआईटी की जो साक्ष्य है उसी के आधार पर ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये पहली सीढ़ी है। अभी जब इनसे जांच होगी, इंट्रोगेशन होगा, तो आगे कौन लोग हैं, किनका इन्वॉल्वमेंट है, किनका इनके ऊपर हाथ है, कैसे मंदिर प्रशासन में आए, क्या क्या इनकी भूमिकाएं थी, क्या अपनी भूमिका की काम कर रहे थे, अलग काम कर रहे थे। तो ये जैसे जैसे सारी चीजें सामने आएंगी वैसे वैसे पीछे खड़े चेहरे भी फ्रंट पर आते हुए दिखेंगे आपको कृतिका। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई और नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले में। जब जांच होगी और पूछताछ होगी, कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाएगा। ऐसे में ये भी जानकारी मिली है कि एफआईआर में कुछ जो अज्ञात आरोपी हैं उनके भी जिक्र किया गया है इस एफआईआर में। देखिए कृतिका, जो अज्ञात लिखा जाता है यानी ये तो चिन्हित चेहरे हैं और बाकी अज्ञात हैं। तो इंट्रोगेशन जैसे होगा उनके नाम बढ़ते रहेंगे। अगर धाराएं बढ़ानी है तो धाराएं बढ़ती रहेगी। ये राइट पुलिस के पास है। प्रथम दृष्टया एक एफआईआर होनी चाहिए थी, वो एफआईआर हो गई। क्योंकि एसआईटी की या तो एसआईटी एफआईआर कराती या फिर ट्रस्ट कराता या सरकार कराती, तो ट्रस्ट ने एफआईआर करा दिया है। तो जितने भी नाम हैं वो अज्ञात में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे कृतिका। इसके साथ ही विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और उन तमाम चीजों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्ष पर हमलावर होते हुए कि अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई सबूत है तो आप दें, एसआईटी को अपना सबूत दें, जिससे कि जांच और अच्छे से पुख्ता तरीके से हो। देखिए संजय सिंह के पास जो सबूत थे जमीन मामले में वो एसआईटी ने ले लिया है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए ना कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें जमीन मामले की जो घटनाएं हुई उसमें विपक्ष ने उसको आड़े हाथों लिया और लगातार भ्रामक खबरें फैलाई गई और लोकसभा में चुनाव जीता। तो विपक्ष का अंदाजा है कि जब तक राम मंदिर है, राम मंदिर की भूमिका भारत में क्या है। आप जान लीजिए कि अगर आज भारत की बात करें तो अयोध्या जिक्र आता है। भगवान राम के बिना भारत में कुछ नहीं दिखेगा आपको। आस्था, विश्वास, सनातन संस्कृति सब राम से जुड़ी हुई है। राम का चरित्र ही पूरा भारत है। तो जब तक उसमें डेंट नहीं लगता तो जात के नाम पर वोट कैसे ले पाएंगे। ये जब तक सनातन संस्कृति को तोड़ेंगे नहीं तब तक वोट नहीं ले पाएंगे। तो उनका पूरा प्रयास होगा कि इसमें कहीं डेंट लगाएं, किसी तरीके से संस्कृति में आक्षेप पहुंचाएं, जनता को बरगलाएं। तो ये विपक्ष ये प्रयास करेगा, लेकिन सरकार की नीयत बड़ी साफ सुथरी है। और योगी आदित्यनाथ को जो जानते हैं वो बहुत स्पष्ट जानते हैं कि उनकी नीति और नियत दोनों स्पष्ट। जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई सोच संकोच नहीं। और पब्लिक को दिखेगा कार्रवाई होना महत्वपूर्ण नहीं, कार्रवाई होते हुए दिखना महत्वपूर्ण है, वो भी दिखेगी उन लोगों को। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जांच तो जारी है ही, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। देखो समाजवादी पार्टी किस मुंह से मंदिर की बात करती है, क्या क्या नहीं किया मंदिर के नाम पर। कांग्रेस ने क्या नहीं कहा कि राम तो ऐसे ही है, मान्यता है केवल, बाकी कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने क्या किया, राम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिली है। वो उनका सारा प्रयास इस पर है कि राम मंदिर के साथ जो आस्था का जुड़ाव है, सनातन संस्कृति का, भारत के एक एक नागरिक का, चूंकि राम रोम रोम में बसे हुए राम की संकल्पना हमारे यहाँ की जाती है। तो जब तक वो नहीं टूटता है तब तक इनके रास्ते नहीं खुलते हैं
हैं, तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या स्वयं केजरीवाल पहुंचे हैं, उनका भी प्रयास यही रहा है। तो जो लोग विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक रूप से उसको मोहरा बना रहे हैं, लेकिन ये आस्था, विश्वास 500 सालों बाद सनातन संस्कृति को जो मिला है, हमें नहीं लगता कि शायद वो टूटेगा। ये अनवरत चालू रहेगा, अनवरत जुड़ाव भगवान के राम के साथ बना रहेगा, और यही भारत की संस्कृति है, उसके साथ उनका जुड़ाव रहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। आज दुनिया भर में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसकी 10वीं तारीख यानी आशुरा विशेष महत्व रखती है। इस दिन करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने न्याय, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और भारत सहित कई देशों में आज ताजिए भी निकाले जा रहे हैं। मजलिसों का आयोजन हो रहा है और लोग इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दरअसल मुहर्रम केवल एक शोक का अवसर नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, सत्य, त्याग और मानवता के मूल्यों को याद करने का भी संदेश देता है। और इस अवसर पर देश भर में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें। तो जी हाँ, ये अलग अलग जगह की ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की, तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीर है और चौथी तस्वीर है झारखंड के रांची और उसके बाद में तेलंगाना के हैदराबाद की ये तस्वीरें कि किस तरीके से मुहर्रम पर इस समय अलर्ट जारी किया गया है और पूरा अलर्ट मोड पे इस वक्त सुरक्षा प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। फिर चाहे वो बात यूपी की हो, पश्चिम बंगाल की हो, मध्य प्रदेश की हो, झारखंड की हो या फिर तेलंगाना की हो, तो जगह जगह ताजिए निकाले जाएंगे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त अलर्ट पर है मुहर्रम के इस अवसर को लेकर। और इसके साथ ही जहां एक तरफ ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर गाइडलाइंस भी मुहर्रम जुलूस को लेकर इस समय जारी की गई हैं। क्या कुछ है ये गाइडलाइंस, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो इस समय जारी की गई हैं। और कोलकाता पुलिस ने एडवाइजरी ये जारी की है, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि एडवाइजरी में कि मुहर्रम जुलूस की अनुमति नहीं है और सिर्फ पारंपरिक जुलूसों को ही मंजूरी इस दौरान दी गई है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जुलूसों के दौरान हथियार और हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, यानी कि आप किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल इस जुलूस में नहीं कर सकते। और साथ ही जो जुलूस मार्ग है उनकी अगर हम बात करें तो पहले से ही इसका सत्यापन कराना होगा आपको। अन्य समुदाय को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको आपको तय करना होगा। जो तय मानक हैं उनके अनुसार ही ताजिए निकाले जाएं और उनकी ऊंचाई भी रखी जाए। बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें, ये बात कही गई, और साथ ही सुरक्षित दूरी हो। पेड़ों की जो शाखाएं हैं उनसे भी टकराव ना हो, जो ऊंचे ढांचे हैं उनकी पर्याप्त दूरी हो। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस है वो इस समय जारी की गई है। डीजे को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई कि डीजे और हाई पावर साउंड सिस्टम पर पूरी तरह से रोक पश्चिम बंगाल के अंदर लगाई गई और इसके साथ ही तय साउंड लिमिट को ही, जो लिमिट है उसका पालन हो, शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो उसका आयोजन। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी इस समय तैनात किया गया है। तो ये तो बात रही पश्चिम बंगाल की, जहां पर कोलकाता पुलिस ने ये पूरी गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन में एक स्टंटबाजी काफी महंगी पड़ती हुई नजर आई है। जी हाँ, ये तस्वीरें जो कि इस समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। मुहर्रम जुलूस में खतरनाक स्टंट ये किया गया और स्टंट का जो वीडियो है वो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी कर दी है और 4 लोगों के खिलाफ FIR इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की गई है। उज्जैन का ये वीडियो बताया जा रहा है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 40 फीट ऊंचाई पर कार को क्रेन से लटकाया गया, उसके बाद में कार के अंदर रखे पटाखों में आग लगाई गई, जिसका ब्लास्ट हुआ और जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस दौरान भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी, कोई भी अप्रिय स्थिति वहां पर बन सकती थी। आयोजक समेत क्रेन मालिक पर फिलहाल केस दर्ज कर दिया गया है और साथ ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थी। लेकिन और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कोलकाता से सौरभ और साथ ही भोपाल से आदित्य इस वक्त जुड़ने। सबसे पहले सौरभ, आपके पास में आना चाहेंगे। कोलकाता पुलिस की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जुलूसों को लेकर जारी की गई हैं। इस समय किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? कृतिका, देखिए, जिस जगह पर मुहर्रम की ताजिया जो निकलेगी, उस ताजिया को निकलने के लिए जो रूट है, जैसे खिदिरपुर है, पार्क सर्कस है, मैं जहां खड़ा हूँ शियालदा, यहाँ पर भी सुबह
कुछ जुलूस से निकली है और शाम को भी कुछ जुलूस से निकलने वाली है, जो पाकिस्तान का 7 पॉइंट है। तो इन जो सारे इलाके हैं, इन सारे इलाकों में जब ये जुलूस के जो समय निर्धारित किया गया है, उस समय से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस की तरफ से हर जुलूस के साथ साथ पुलिस की तैनात जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो साथ साथ रहेंगे। लेकिन अभी जो आप माहौल देख रहे हैं, पीछे देख सकते हैं कि अभी दोपहर के 2 बजे है, यहाँ से जुलूस निकलेगा, लेकिन इसके लिए ट्रैफिक को अभी यहाँ पर ट्रैफिक को कुछ रोका नहीं गया है। ट्रैफिक एकदम स्वाभाविक है। पिछले बरस अगर आप देखेंगे, पिछले बरस मुहर्रम के सुबह से ही काफी दिक्कतें होती थी लोगों को। बहुत जगह पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है, वो ट्रैफिक व्यवस्था सुबह से ही रुक कर चलती थी। तो ये जो कंजेशन होता था, ट्रैफिक कंजेशन होता था, उसको ध्यान में रखते हुए एक समय सीमा बांध दी गई है कि आप किस समय से निकलेंगे, कौन रूट से निकलेंगे, और उसी रूट में एकदम पूरी तरह से जान व्यवस्था जो है वो रोका नहीं जाए, ये भी ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ ताजिया के जो हाइट है वो बिजली के खंबे से ना जुड़े, वहां पर अस्त्र का प्रदर्शन ना हो, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा गया है। कि पिछले सालों का जो है उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर इस साल हर धर्म अपना जो धर्म है वो निभाए, लेकिन वो दूसरे समुदाय के लिए असुविधा का कारण ना हो, इस बात को भी ध्यान रखने को बोला गया है। चलिए सौरभ, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त आदित्य भी हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। आदित्य, अभी हाल ही में एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया उज्जैन का वो वीडियो, जब क्रेन से एक गाड़ी को लटकाया गया और उसमें पटाखे लगाए गए थे। उस वीडियो को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है अभी तक, और इसके साथ ही किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर रखी गई है? आदित्य, देखिए कृतिका, कोई भी त्योहार होता है आस्था के साथ मनाने के लिए, आपसी सौहार्द के साथ मनाने के लिए, ना कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए। ये दरअसल उज्जैन के बड़नगर में यही हुआ था। जुलूस निकालने की परमिशन दी गई थी, प्रशासन से मांगी गई, प्रशासन ने जुलूस निकालने की परमिशन दी, लेकिन 40 फीट ऊंची क्रेन पर कार लटकाकर विस्फोट करने की परमिशन जो है कार के अंदर प्रशासन ने नहीं दी थी जी। ये बहुत आपत्तिजनक था। प्रशासन ने इसको लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ माना और 4 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। और उसके अलावा ऐसी कोई घटना पूरे मुहर्रम के दौरान, यानी कि आज अगर दिन भर की अगर बात की जाए, कहीं और ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। खासकर जो मालवा का इलाका है, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, ये जो इलाका है, यहाँ पर आरएएफ की अच्छी खासी तैनाती जो है वो प्रशासन ने की हुई है। आईपीएस रैंक के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनको सिक्योरिटी में देखा जाए तो उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एरिया वाइज पूरा एक कंटिजेंसी प्लान जो है वो प्रशासन ने बनाया है। और भोपाल की अगर बात की जाए, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, इन इलाकों की बात की जाए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी कोई घटना ना हो जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि हर त्योहार, हर धर्म समाज के लोग जो है वो अपनी आस्था के साथ मनाए, जो उनकी श्रद्धा है उसके साथ मनाए। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई घटना करेगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ेगा, जो अनुमति जिसकी नहीं दी गई है वो करेगा, तो उसके लिए प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके लिए सभी, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी त्योहार हो, सबको इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस पूरे मुहर्रम पर भी मध्य प्रदेश के शासन, प्रशासन और सरकार ने यही संदेश देने की कोशिश की है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी सौरभ भी बता रहे थे कि कोलकाता में ये हुआ है कि हाई टेंशन लाइन ताजिए की हाइट को लेकर, ये मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक घटना निकलकर सामने आई है। अभी आज बात की जाए तो रतलाम में, जहां पर एक हाई टेंशन लाइन से एक ताजिया टकरा गया जिसमें 3 लोगों की करंट लगने की वजह से मौत हुई है। तो ये भी चिंताजनक है। इसको लेकर भी पहले से गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसके साथ ही चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां वेनेजुएला में आए 2 भीषण भूकंपों ने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा कर दिया है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। सरकारी और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग घायल हैं और हजारों परिवार मलबे के नीचे अपनों की तलाश में बेसुध खड़े हैं। तो कहीं पर मलबे के नीचे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। जिस समय ये आपदा आई उस वक्त देश राष्ट्रीय अवकाश मना रहा था और लोग अपने घरों में थे। कई लोग फीफा वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे, आनंद ले रहे थे, और तभी धरती ने ऐसा कहर बरपाया कि पल भर में सब कुछ बदल गया। फिलहाल राहत बचाव लगातार जारी है। कई देश भी वेनेजुएला की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीमें भी वेनेजुएला भेज दी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी अपडेट्स दिखाएंगे आपको, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं वहां की
कुछ तस्वीरें जो वाकई हृदय विदारक है और आपको अंदर से झकझोर देती है। तो ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये भूकंप से पहले की तस्वीर और भूकंप के बाद की तस्वीर, सैटेलाइट से इन तस्वीरों को लिया गया है और किस तरीके से मंजर बिल्कुल बदल चुका है। तटीय शहर ला गुएरा की ये तस्वीरें हैं जहां भूकंप से पहले और भूकंप के बाद की ये फोटो जो अपने आप में बयां कर रही है कि आखिर भूकंप ने कितना नुकसान उस जगह को पहुंचाया और खासतौर पर जो लोग वहां थे हजारों की तादाद में कितना नुकसान उनको हुआ है, उनके घरों को नुकसान हुआ और खासतौर पर जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक ये भी जानकारी मिली है कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी वहां पर लापता हैं और कई सारे देश जो मदद के लिए लगातार सामने आ रहे हैं, अपनी रेस्क्यू टीमें वहां पर भेज रहे हैं जिससे कि लोगों को मलबे से, जो लोग अभी भी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं मलबे के नीचे, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके और उनको जो इलाज है वो पूरा मुहैया कराया जा सके। उसके लिए लगातार वहाँ पर कोशिशें इस समय हो रही है। तो भयानक ये भूकंप और अब जिंदगी की जंग कहीं ना कहीं जारी है। मलबे में हजारों के दबे होने की आशंका इस समय जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि क्राउडसोर्स्ड वेबसाइट का ये अनुमान है जहां 46,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इस मलबे में दबी हुई जिंदगियों को बचाने की कोशिश और बचाने की जो जद्दोजहद है वो भी लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य इस समय जारी है और अब अभी तक अगर हम देखें तो 235 की मौत अभी तक हो चुकी है और वहीं 4,300 से ज़्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं जिनका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई बेहद ही डरावनी भी कह सकते हैं इसे, और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके अपने अभी भी अपनों की जो तलाश जो लोग कर रहे हैं इस समय। क्योंकि ऐसे भूकंप की अगर हम बात करें तो ये इससे पहले 1900 के बाद में सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक इसे माना जा रहा है, क्योंकि 2 शहरों में सबसे ज़्यादा बर्बादी इस दौरान हुई, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो काराकस और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको खासा नुकसान हुआ है। ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये एरियल व्यू और इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि इस शहर को कितना नुकसान हुआ है और जो लोग अभी भी वहाँ पर खड़े होकर अपनों की तलाश कर रहे हैं। तटीय शहर ला गुएरा में तबाही की ये इमारतें जो बयां कर रही हैं कि आखिर क्या दर्द वहाँ पर है इस समय। इसके साथ ही हज़ारों इमारतें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं और हज़ारों लोग बेघर हो गए। ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जर्जर भी हो चुका है। तो ऐसे में स्थितियाँ वहाँ पर और कोशिश यही है टीमों की कि वो वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ इस समय चल रहा है। हालांकि वेनेजुएला को वैश्विक मदद भी मिल रही है। लॉजिस्टिक्स मदद यूएस भेजेगा और इसके साथ ही सैन्य जहाज और विमान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी $15 करोड़ भेज जा रहे हैं। स्पेन फ्रांस का भी मदद का भरोसा स्पेन और फ्रांस ने भी दिया है। इसके साथ ही जर्मनी भी 6 सैन्य विमान भेजेगा। स्विट्जरलैंड के 80 बचाव कर्मी वहां पर पहुंचेंगे। स्विट्जरलैंड से 18 टन राहत सामग्री भेजी जाएगी। नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो 20 लाख की मदद के चेक और साथ ही गणराज्य में जो बचाव दल है वो भेजा गया है। तो कुल मिलाकर जो पूरे अगर हम देखें तो पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से मदद इस समय वहाँ पर भेजी जा रही है आम लोगों के लिए, फिर वो राहत बचाव सामग्री हो या अपने जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो हो, जिससे कि जल्द से जल्द जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं और ज़िंदगी की जद्दोजहद में देख रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द मलबे के अंदर से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए पूरा जो दुनिया के जो तमाम देश हैं वो इस समय वेनेजुएला के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और भारत भी उनमें से एक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अंकित, इस समय अगर हम देखें तो वेनेजुएला की तस्वीरें जो वाकई भयावह हैं और दर्दनाक कहानी अपने आप ही बयां कर रही हैं। पहले और बाद की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसके साथ ही बचाव अभियान अगर हम देखें तो कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने मदद तो की है आर्थिक तौर पर भी और राहत बचाव सामग्री भी भेजी जा रही है, लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जो इसको लेकर के जो अपनी टीमें हैं रेस्क्यू टीम वो भी भेज रहे हैं। अंकित, देखिए साफ तौर पर क्योंकि जिस तरह से भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसका जिक्र भी किया कि जो भी मदद, हर संभव मदद हो सकती है वो भारत करने के लिए तैयार है। और भारत ऐसा देश है जो न केवल वेनेजुएला बल्कि पाकिस्तान, चाइना या फिर म्यांमार जैसे आसपास के देशों में, नेपाल जैसे देशों में भी जब भी तबाही मची है, दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही आई है या आपदा आई है तो वहाँ भारत का हाथ सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा किस तरह से भारत ने लगातार
ऑपरेशन चलाया और बाकी के मुल्कों को भी लगातार राहत की सामग्रियां पहुंचाई गई, मेडिसिन से लेकर के खाद्य पदार्थ तक वहां तक पहुंचाए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि वेनेजुएला में ये जो भूकंप आया है उसके बाद से वहां का जो भूमि का एक तरीके से कहे पूरा भूविज्ञान यानी यूएस भूविज्ञान है वो भी ये मान रहा है कि ये तबाही अपने आप में 125 वर्षों में आई सबसे बड़ी तबाही में से एक है। और अब कहीं ना कहीं नक्शा बदल जाता है जब भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है। आपको याद होगा सुनामी का जिक्र कर लीजिए या उसके बाद आए हुए नेपाल या फिर भारत में आए हुए जो अलग अलग आपदाएं हैं, उस इलाके का नक्शा तक बदल जाता है जब भी कुछ ऐसा होता है। तो आप सोचिए जब वेनेजुएला में ये सब कुछ हो रहा होगा तो वहां के लोगों के लिए कितना ये विकट रहा होगा स्थिति को झेलना, और न केवल विकट बल्कि कितनी अंकित। लेकिन इसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें, आखिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें अभी तक वहां वेनेजुएला में भेज दी हैं अंकित? देखिए, साफ तौर पे सबसे पहला नाम तो यूएन का खुद आता है, क्योंकि यूएन ने भी इसमें मदद के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी 2 अलग अलग एजेंसियों को वहां पर लगा दिया है। एक तो जो कि इस तरह के राहत बचाव कार्य में जाती है, और दूसरा जो सैटेलाइट की तस्वीरें आप दिखा रही थी वो तस्वीरें भी यूएन और यूएस के मदद से ही वहां की ली जा पा रही है। तो यानी कि ड्रोन के जरिए और सैटेलाइट के जरिए मैपिंग की जा रही है कि कहां पर क्या इमारतें पहले रही होंगी और अभी क्या है, जिससे कि ज्यादातर नीचे की स्थिति को पता लगाया जा सके, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन तक पहुंचा जा सके, यानी सेंसर की मदद से और अलग अलग अत्याधुनिक उपकरण जो है उनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा भारत समेत कई अन्य मुल्क हैं जो इसमें ब्राजील हो, अलग अलग देश, नीदरलैंड हो, ये फ्रांस हो, ये सारे देश अपनी तरफ से भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प है क्योंकि अभी ये हाल ही का हादसा है, तो ऐसे में आंकड़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है वेनेजुएला के लिए कि कितनी अभी तबाही हुई है, कितने लोग अभी दबे हैं। 200 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कितने अभी इसमें फंसे हुए हैं और कितनों को निकाला जा रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में तो लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। लेकिन क्योंकि वहां पर स्थिति इतनी खराब है तो जो रेस्क्यू टीम बाहर से भी जा रही हैं उन्हें भी ढूंढना और मैप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वहां पर पहले से तैनात है उनके लिए ज्यादा आसान होगा, बाकी के मुल्कों के लिए कि जो वहां की एजेंसियां या वहां की जो सुरक्षा स्तर की टीमें हैं पहुंचे और वो वहां पर अभियान शुरू करें। तो यानी ये भी एक प्रोसेस और इसमें भी समय लग जाता है। लेकिन कोशिश यही है कि पूरी दुनिया की नजर वेनेजुएला पर है और पूरी दुनिया और खासतौर पर भारत भी पूरे मदद के साथ खड़ा हुआ और आगे। ठीक है अंकित, आपके पास में वापस आते हैं और इसी बीच बड़ी खबर भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, जहां भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद इस समय शुरू कर दिया है। वेनेजुएला में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए ये राहत अभियान जो है वो भारत की तरफ से इस समय शुरू किया है। भारतीय वायुसेना के 2 C-17S विमान राहत सामग्री के साथ रवाना हो चुके हैं वेनेजुएला के लिए, जहां आपको बता दें कि IA पैराफील्ड हॉस्पिटल के भीष्म क्यूब्स और मेडिकल सप्लाई इसमें शामिल है। पैराफील्ड हॉस्पिटल के भीष्म क्यूब्स और साथ ही मेडिकल सप्लाई इसमें शामिल है। जो राहत सामग्री है वो इस समय भेजी जा चुकी है, भारत की तरफ से रवाना कर दी गई है, जो वेनेजुएला में जो लोग घायल हैं उनकी मदद के लिए खासतौर पर। तो वेनेजुएला में जो भूकंप आया है, ऐसे में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत अभियान भारत की तरफ से भी शुरू किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना के 2 C-17S विमान राहत सामग्री के साथ इस समय वेनेजुएला के लिए रवाना हो चुके हैं। अंकित, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? तो जैसा कि मैं लगातार आपको बता भी रहा था कि भारत जो है मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कल से ही लगातार संपर्क में रहा और अब इसके बाद इसमें राहत सामग्रियां यहां से भर करके उस तरफ यानी वेनेजुएला की तरफ लेके जा रहे हैं। इसमें त्रिपाल से लेकर के वो खाने के पदार्थ हैं जो कि अचानक से जहां पर भी, क्योंकि समुद्री तट पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वहां पर पहुंचने के लिए भी टीमों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और इसीलिए त्रिपाल हो, मेडिसिन की दवाइयां हो जो कि बुखार से लेकर के अलग अलग जो राहत बचाव में इस्तेमाल की जाती है जिससे कि फौरी तौर पर मदद मिल सके वो हो, और खाद्य पदार्थ यहां से कुंटल के भर करके इन विमानों के जरिए वहां पहुंचाया जाएगा। और सिर्फ पहली राहत नहीं है, इसके बाद भी और राहत बचाव का कार्य और तेज किया जाएगा, क्योंकि लगातार मैं कह भी रहा था कि वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि पहले ये पता लग जाए कि कितनी बड़ी संख्या में ये स्थिति खराब हुई है, जिससे कि आकलन के हिसाब से यहां से सामग्री वहां पर ट्रांसफर की जा सके। और अब लगातार हमारी सरकार और वहां की सरकार लगातार संपर्क में, और उसी का नतीजा है कि भारत ने फिर से राहत का हाथ बढ़ा दिया और जल्द ही वेनेजुएला में सब कुछ हालात सामान्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर वेनेजुएला को लेकर के इस समय भारत की तरफ से भी जो राहत अभियान है वो इस समय शुरू किया जा चुका है। वेनेजुएला में जो भूकंप आया है ऐसे क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना के 2 विमान C-17S 2 भारतीय विमान इस समय सेना के भेजे जा चुके हैं और जो कि राहत सामग्री लेकर वहां पर पहुंचे हैं, और उसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये राहत सामग्री लेकर, जिसमें खाने की भी सामग्री है और साथ ही
जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई सारी सामग्री लेकर ये दोनों विमान इस समय रवाना हो चुके हैं भारत के लिए और बहुत जल्द वेनेजुएला की धरती पर ये लैंड करेंगे और वहाँ के लोगों की मदद होगी। हालांकि फिलहाल सबसे बड़ी बात ये कि आंकलन किया जा रहा है कि आखिर और कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो हज़ारों लोग वहाँ पर लापता हैं अभी और लगातार राहत बचाव जो कार्य है वो भी इस समय जारी है। कई सारे देश जो हैं वो वेनेजुएला की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए और उनमें से एक भारत भी, जिसने ये राहत अभियान जो है वो इस समय शुरू कर दिया। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत लगातार जब ऐसी कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले आगे निकलकर भारत सामने आता है और दूसरे देशों की मदद करता है और उसी की एक बार फिर से वही चीज़ नजर आई। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।